सुनाई दे रहा सबको? हमारा आज का टॉपिक है, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? आज से हम एक डिफरेंट फील्ड में घुसेंगे। जैसे एक मैकेनिक्स हुआ करता था, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज से हमारा वो स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। इसका दूसरा वर्जन होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें चार्ज चलता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो एक दूसरा चैप्टर है। उसके बाद का चैप्टर है वंस चार्जेस मूव एंड करंट इज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। वो हम बाद में देखेंगे। इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्जेस की बात करेंगे, जहां चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। सो आवर स्टडी इज चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट यहां मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फोर्स एक्सर्टिंग चार्ज का रेस्ट पे होना जरूरी है। फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज मोशन में हो सकता है। अंडरस्टैंड? फोर्स एक्सर्टिंग चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज may not be at rest. हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है बाद में चल के। अभी बस ये समझ लो, या अभी तुम ये समझ लो कि ऑल द चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक ना? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज ए चार्ज? सो हाउ टू डिफाइन ए चार्ज। सो चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज ए चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, किसी मैटर की, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर responsible for electric and magnetic interactions। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो कारण होता है वो क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी that is responsible for electric and magnetic interaction। जिस तरह से mass is responsible for gravitational interaction, similar to like mass is responsible for gravitational interaction। ठीक, चार्ज के बारे में हम बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। फिजिक्स में अब तक जो हमने पढ़ाई की है, जो हमारा अब तक का रिसर्च हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एलिमेंट्री चीजें जानते हैं जिसपे हम चार्ज जानते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ये तुम जानते हो। यहां किसी को कोई डाउट है? लिखो इसको, राइट इट। हाँ, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनबिल्ट, गॉड मेड।
नेचर ने इसको बनाया है, नेचर ने इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पहले जब चार्जेस की बात हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, देखो कि आपने क्या किया कि ग्लास रॉड को आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। आपने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। आपने ग्लास रॉड को रब किया। किसके साथ रब किया जी? आपने ग्लास रॉड को रब किया ऊल या सिल्क के साथ। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने ग्लास रॉड को और ऊल को जो है या सिल्क को रब किया। आपने देखा कि दे बिगिन टू अट्रैक्ट। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। उसी तरह से आपने क्या किया कि प्लास्टिक रॉड को या इबोनाइट को रब किया। किसके साथ रब किया जी? आपने इसको रब किया कैट्स फर के साथ। आपने देखा ये दोनों भी क्या करने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। पहले नहीं कर रहे थे, बट रब करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। फिर आपने क्या किया, इसको देखा, या ग्लास रॉड और इसको देखा। आपने क्या किया, ग्लास रॉड, अब आपने क्या किया कि ये जो ग्लास रॉड था जिसको आपने क्या किया था, रब्ड विथ उल। ये जो ग्लास रॉड था जिसको आपने उल के साथ रब किया था, और ये जो प्लास्टिक का रॉड था, और ये जो इबोनाइट या प्लास्टिक रॉड था, ये इबोनाइट या प्लास्टिक का रॉड जो था, इबोनाइट या प्लास्टिक, जिसको आपने क्या किया था, रब किया था कैट्स फर के साथ, रब्ड विथ कैट्स फर। आपने देखा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो आपको इससे एक नहीं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आपको ये तो पता है कि लाइक चार्जेस और लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट और लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक पोल्स और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहां तुमको किसी एक को साइन देना था, तो हम लोगों के पास चॉइस था, हम किसी को भी साइन दे सकते थे। तो हमने इसको मान लिया कि ये प्लस है, लेट दिस बी प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। अब मैंने देखा ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। देखो ग्लास रॉड और इबोनाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने इसको प्लस दे दिया, अब जो भी इसको रिपेल करेगा वो प्लस होगा, और जो भी इसको अट्रैक्ट करेगा वो माइनस होगा। तो इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया। हम इसको माइनस, इसको प्लस भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसी एक को साइन दे दिया, इसको प्लस दे दिया, ये हो गया माइनस। फिर मैंने देखा कि ये प्लस वाला इसको क्या अट्रैक्ट, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। Yes, sir. सो प्लस माइनस इज नॉट गिविंग यू विच इज लेस विच इज मोर। प्लस का मतलब ज्यादा नहीं है और माइनस का मतलब कम नहीं है। प्लस और माइनस सिर्फ नेचर बताता है। प्लस एंड माइनस only tells about nature of charge। जैसे फिजिक्स में जब फोर्स होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसको एक्शन बोलोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और इसको एक्शन बोलेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो किसी को भी एक्शन, किसी को भी रिएक्शन मान सकते हो। सिमिलरली यहां पर प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों का नेचर अपोजिट है। ये नहीं बोल रहा है कि माइनस कम है और प्लस ज्यादा है। माइनस वाले का जैसे हीरो और विलेन क्या होता है,
ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? ईस्ट को अगर हम प्लस डायरेक्शन मान रहे हैं तो वेस्ट क्या होता है? माइनस डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट कमजोर है, वेस्ट का भी उतना ही पावर है, उतना ही राइट्स है जितना ईस्ट का है। लेकिन हमको एक को प्लस मान रहे हैं, दूसरा माइनस हो जाएगा, हम इसको माइनस मानेंगे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस माइनस नेचर बताता है। इसीलिए अगर आपसे ये कहे कि -3 कूलम और -4 कूलम, सॉरी -3 कूलम और +3 कूलम में कौन ज्यादा है? -3 कूलम और +3 कूलम में कौन ज्यादा है? इनडिटर्मिनेट। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट कंपेयर, वी कैनॉट कंपेयर +3 कूलम एंड -3 कूलम। याद रखना, +3 कूलम और -3 कूलम, -3 छोटा नहीं है, -3 उतना ही पावरफुल है, बट अलग डायरेक्शन में है। इसका अलग डायरेक्शन है, इसका अलग नेचर है, इसका अलग नेचर है। इसको तुमने माइनस साइन दिया, इसमें इसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम इसको प्लस देते, ये क्या हो जाता? बन जाता माइनस। इक्वली गुड, इक्वली गुड। तो समझ लो, ये जो तुमको रबिंग का दिया गया है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको रट लेना, किसको किसको रगड़ने से कौन प्लस कौन माइनस होता है। लिखो इसको। इस जगह पे ह्यूमन बीइंग्स ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और इसको फिजिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर माना जाता है। वो क्या है? इन्होंने जो साइन लिया स्टार्टिंग में, जो भी कन्वेंशन लिया, उसके अकॉर्डिंग आगे चल के इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव आया। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। क्यों ब्लंडर हो गया? आज के डेट में हम जब भी करंट की फ्लो बताते हैं तो करंट जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बेसिकली। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमको उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट लेना पड़ता है। बेसिक सबसे चीज जो ज्यादा फ्लो करता है मोबाइल होता है। सबसे ज्यादा जो चार्ज है जो मोबाइल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लेने की वजह से बहुत दिक्कत आई बाद में चल के। अगर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया गया होता तो बेटर होता, लेकिन जब तक इस बात को समझ में आया तब तक इतना लेट हो चुका था। लोग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा याद कर चुके थे, इतना ज्यादा माइंड में पेनिट्रेट कर चुका था, उसको बदलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अभी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। बट अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माना गया होता और चार्ज प्रोटॉन को नेगेटिव माना गया होता तो हमारा बहुत सारा चीज ज्यादा सिंप्लीफाइड होता। तो इसको फिजिक्स का वन ऑफ द हिस्टोरिकल ब्लंडर माना जाता है, टू एज्यूम दैट चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट उसका उल्टा मूव करता है। तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बाद में चल के क्रिएट हुआ था। ठीक है, चलो अब तुम इसको चाहो तो 1 by 1 प्रॉपर्टी ऑफ मास से भी कंपेयर कर सकते हो। हम लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, या हम उतना नोट्स लिखाने में विश्वास नहीं रखते, बट तुम चार्ज और मास को कंपेयर भी कर सकते हो। पहला, चार्ज जो होता है, चार्जेस हैव ए नेचर गिवन बाय प्लस और माइनस और न्यूट्रल। चार्ज या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। मास के साथ क्या है? मास हमेशा प्लस होता है, मास कभी माइनस नहीं होता है। एग्रीड ना? दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। प्लस और प्लस रिपेल करेगा, माइनस और माइनस रिपेल करेगा, प्लस और माइनस या माइनस या प्लस अट्रैक्ट करेगा। मास के केस में ऐसा नहीं होता है, मास हमेशा अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मास के बीच में अट्रैक्टिव होता है। तीसरा, चार्ज का सिंबल, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। सिंबल कौन सा यूज करते हैं? क्यू। सिंबल यूज करते हैं क्यू। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, डोनेटेड बाय सी। और कूलम हमारे फिजिक्स में एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक डेराइव्ड यूनिट है
जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर इंटू टाइम। एम्पियर को माना गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज को नहीं माना गया, उसे एम्पियर टाइम्स ऑफ टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी चार्ज के पास कोई साइन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो 10 कूलम 10 कूलम 5 कूलम, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी सिंपल नंबर से में होगा, मतलब 10 - 4 6 होगा और 10 + 4 14 होगा, उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। चौथा, चार्ज इज एडिटिव and for an isolated system net charge is conserved, यानी कि आप नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी से चार्ज निकाल के किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप नेट चार्ज को नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्लोज बाउंड्री सिस्टम है, इसमें एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, इस पे चार्ज था 10 कूलम, प्लस 10 कूलम, और इस पे चार्ज था मान लेते हैं -2 कूलम। आपने इसको रब किया, कोई तीसरा पार्टिकल नहीं है, इस पे चार्ज था 10 कूलम, इस पे चार्ज था -2 कूलम। आपने इनको रब किया और रब करने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आपने ए पर चार्ज कर दिया 6 कूलम, तो बी पे चार्ज कितना बनेगा बताओ। तो 10 + -2 मस्ट बी इक्वल टू 10 + -2 must be equal to 6 plus Q. So Q becomes equal to 2 coulomb. So this would become +2 coulomb. हो सकता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हो सकता है इसको मैं 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दूं, हो सकता है मैं इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दूं, 5 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। सो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हो सकता है कंजर्व ना हो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व हो सकता न हो सकता है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व ना हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व ना हो, लेकिन नेट सम ऑफ टोटल चार्ज कंजर्व। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा? कैन वी से net charge of entire universe is conserved quantity? सर यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम में आएगा। यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं ना, यूनिवर्स मतलब सब कुछ ले लिया। यूनिवर्स का मतलब है कि सब कुछ ले लिया, जितना भी चीज है सब कुछ को ले लिया। अब बताओ होगा ना? अब क्या होगा बताओ, कहीं भी तुमने एक 10 कूलम क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं तुमने -10 भी क्रिएट किया होगा। तुमने एक जगह 10 कूलम एक्स्ट्रा क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चार्ज जरूर क्रिएट होगा जिनका सब -10 आएगा, तो तुम्हारा टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, क्योंकि तुम उसी में से कुछ क्रिएट कर रहे हो तो कुछ उसका नेगेटिव भी क्रिएट कर रहे हो। एग्रीड? एग्रीड? क्या मास एक कंजर्व क्वांटिटी है? क्या मास एक कंजर्व क्वांटिटी है? सर वो तो एनर्जी से भी आ सकता है। एनर्जी से भी आ सकता है, इसीलिए बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी E = mc स्क्वायर, चार्ज और मास इंटर कन्वर्टिबल होता है। तो हो सकता है कि पूरे संसार में जितना मास है वो कंजर्व ना रहे,
कुछ मास एनर्जी बन जाए, जैसे सन में बनता है। सन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलते हैं, उस रिएक्शन में कुछ मास डिफेक्ट होता है, कुछ मास घटता है और वो mc² बन के रिलीज हो जाता है। तो मास वहां घटता है। जब आपका न्यूक्लियस बनता है तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड मास होते हैं उनके कंपैरिजन में न्यूक्लियस की मास थोड़ी कम होती है। सो मास इज नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी बिकॉज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग। याद रखना, चार्ज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हो सकता है पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, हो सकता है पूरे ब्रह्मांड का मास कंजर्व ना हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का चार्ज कंजर्व होगा, क्योंकि चार्ज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। याद रहेगा? लिखो इसको। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन होगा, दो नंबर जुड़ेंगे। एल्जेब्राइक एडिशन होता है, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज विथ वेलोसिटी, चार्ज विथ वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिनोट करते हैं ई से, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब वो मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मोशन में अगर चार्ज, इसका मतलब क्या है, करंट है। अगर मोशन में चार्ज, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, चार्ज विथ वेलोसिटी, चार्ज विथ वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करता है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो emits इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यो ईएम वेव्स भी एमिट करता है। हम देखेंगे बाद में कैसे करता है। छठा, चार्ज इज ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है, समझो। चार्ज इज वेलोसिटी इनवेरिएंट, वेलोसिटी इनवेरिएंट। जब किसी चीज का स्पीड बढ़ता है तो उसकी मास बदल जाती है। m इज इक्वल टू होता है m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहां m नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। m को क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक मास। v क्या है, स्पीड ऑफ मास, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग। तो देखो, जब स्पीड बढ़ेगा, जब स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, जब स्पीड होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मास कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। अगर इस पेन की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो इसकी मास इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी का एक वन ऑफ द कंक्लूजन्स है। लेकिन चार्ज वही रहेगा किसी भी स्पीड पे, इवन स्पीड ऑफ लाइट भी हो जाए या स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फ्रैक्शन हो जाए, स्पीड के साथ जब स्पीड बढ़ता है तो मास भी बढ़ता है। जो स्पीड इंक्रीज करेगा, v को इंक्रीज करेंगे, जो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, तो मास बढ़ता है। लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता है। चार्ज रिमेन्स सेम फॉर ऑल वेलोसिटी। चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स
सेम नहीं कर रहा था, एट ऑल वेलोसिटी, नहीं चल रहा है यार, चार्ज रिमेन्स सेम एट ऑल वेलोसिटी। फालतू का नेट जा रहा है। कौन बात कर रहा है? मोबाइल में वो काफी से प्रॉब्लम चालू हो जाएगी आपकी यार। ठीक है, चार्ज वेलोसिटी के साथ नहीं बदलता है। सेवेंथ पॉइंट लिखता हूं उसको, पहले इसको नोट करो, राइट इट फर्स्ट। हमारे फिजिक्स में जो हम लोगों ने देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जब भी कोई चार्ज क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो मल्टीपल होता है। तो हम कहते हैं सेवेंथ नंबर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन स्टेप्स ऑफ प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई का मतलब है कि E इज इक्वल टू, यहां E की वैल्यू क्या होती है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 किलो। हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं। वी कंसीडर, सो वी कंसीडर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन as smallest unit of charge, यूनिट ऑफ चार्ज, और बाकी सारे चार्ज इसके मल्टीपल होंगे। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि हो सकता है आपका चार्ज एक हो, ऐसा चार्ज हो सकता है 6 कूलम 6E हो सकता है, आपका एक चार्ज ये हो सकता है 10E हो सकता है, माइनस 10E हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। बट अगर मैं कहूं कि चार्ज की वैल्यू है 8.5E, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका कहने का मतलब है इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता है। 8E के बाद, 8E के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो 9E ही पॉसिबल है। 8E के बाद 9E है, उसके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, ठीक। अब इसका मतलब समझो कि अगर मैं तुमसे कहूं क्या ये चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा? यस। Yes. Yes, because it consists of this is, if it divided by 1.6 into minus 9, because this is equal to 5E. दूसरा is 9 into 10 per minus 19 coulomb charge possible. नो सर। No, because that gives you 9 by 1.6 and that is fractional number. ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछूं इज 9 कूलम पॉसिबल? इज 9 कूलम पॉसिबल? हाँ सर। पॉसिबल? पॉसिबल ना? क्यों? डिविजिबल तो ये भी नहीं है। बट इतने कम का फर्क है। अब समझो इस बात को, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है, देखो, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों में क्या फर्क है समझो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है एकदम मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज में। ये बताओ
अगर मेरे पास चार्ज की वैल्यू है, अगर मेरे पास चार्ज की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मेरे पास एक चार्ज थी 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो नई वैल्यू हो जाएगी, नई वैल्यू हो जाएगी Q2 हो जाएगी 9.6। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो हो जाएगी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मैं इसको बोलूं Q है, तो क्या मैं इसको Q प्लस डेल्टा Q बोलूं? अगर ये Q है, अगर ये Q है तो क्या मैं इसको बोलूं ये Q प्लस डेल्टा Q है? अगर ये Q था और मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया, ये था 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो 8 कितना बन गया 9.6। ये तो फैक्टर सेम है। कितने का चेंज आया? 20% का चेंज आया, बताओ 20% का चेंज आया, बताओ। इज द चेंज 20% कंपेयर टू हियर? यहां जो चेंज है, यहां 8 है और यहां उसमें 1.6 जुड़ गया, तो क्या यहां से यहां का चेंज 20% का चेंज है? हेलो, इसकी वैल्यू थी 8 इंटू 10⁻⁻19 और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू 1/5 है, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू 1/5 है। तो इसको मैं dq लिखूं कि डेल्टा q लिखूं? मैं इसको dq लिखूं नेग्लिजिबल चेंज लिखूं कि एप्रिसिएबल चेंज लिखूं? क्या सर? ये चेंज डेल्टा q लिखाएगा या dq लिखाएगा? सो बताओ। 20% का चेंज क्या लिखाएगा? डेल्टा q ना, डेल्टा q लिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं q इज इक्वल टू 8 कूलम और अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अब Q2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब मैं इसको क्या लिखूं, डेल्टा Q या dq? ओरिजिनल वैल्यू था 8, ओरिजिनल वैल्यू था 8 और अब उसमें चेंज आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको मैं अगर Q बोल रहा हूं तो इसको मैं dq लिखूं? यस सर। तो समझो इस बात को, तुम जब इंटीग्रेट करते हो किसी चीज को, जब तुम इंटीग्रेशन लिखते हो या डिफरेंशिएशन लिखते हो, dq बाई dt लिखो या इंटीग्रल ऑफ i या इंटीग्रल ऑफ v dq लिखो, कुछ भी लिखो, जब तुम ये सिंबल लिखते हो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का, तो ये तुम तभी लिख सकते हो जब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। तुम यहां dq तभी लिख सकते हो जब dq का चेंज वेरी 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 स्मॉल हो। लेकिन तुम्हारा तो स्टेप साइज ही इतना है ना, तुम्हारा तो स्टेप साइज ही ये है ना, तुम्हारा स्टेप साइज, मैं इसके बाद एक बार वीडियो बंद करूंगा, ब्रेक दूंगा थोड़ा सा। तुम्हारा स्टेप साइज जो है ना वो कितने का है? देखो समझो इस बात को,
मैं कह रहा हूं कि मेरा चार्ज का वैल्यू जो पॉसिबल है वो एक ये पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है, तीसरा ये पॉसिबल है। तो मान लेते हैं मेरी हाइट यहां तक है, मान लेते हैं मेरी हाइट यहां तक है, ये मेरा ओरिजिनल चार्ज है, ये मेरा चार्ज है। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। मैंने अगला इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पहुंच गया, अगला इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पहुंच गया, अगला इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पहुंच गया। मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। तो इसकी जो हाइट थी, जो ओरिजिनल चार्ज था, वो कितना था? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरा ये हाइट क्या था? 8 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कितना हो गया? ये था 5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ चार्ज, ये था 5e, ये हो गया 6e, ये हो गया 7e, ये हो गया 8e। तो मैं क्या कहूं? चार्ज क्वांटाइज है? क्या मैं कहूं यहां कि चार्ज क्वांटाइज है? क्योंकि 5e के बाद अगला स्टेप जो है वो 6e है, उसके ऊपर क्या है? 7e है, उसके ऊपर क्या है? 8e है। गैप जो है कंपेरेबल है, जो यहां तुम्हारा चेंज आ रहा है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू के कंपेरेबल है। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से ये 10⁻10e है, तुम्हारा पहले से ये वैल्यू कितना है? 10⁻10e है, 10⁻10 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इस गैप के कंपैरिजन में जो अगला वैल्यू होगा वो लगभग कंटीन्यूअस नहीं होगा। होगा ना? समझ रहे हो? हाँ सर। तो समझो मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब चार्ज की ओरिजिनल वैल्यू बहुत छोटी हो तब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, और जब चार्ज की ओरिजिनल वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी हो तब चार्ज कंटीन्यूअस होता है। तो याद रखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है, समझो, अगर चार्ज एक्चुअली में क्वांटाइज्ड है तो तुम ये कभी लिख ही नहीं सकते हो। इस स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यहां के बाद ये वैल्यू तुम कभी अटेन कर ही नहीं सकते हो, ये वैल्यू तुम कभी अटेन कर ही नहीं सकते हो। तो तुम डीक्यू लिख कैसे रहो? कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन उस फंक्शन के लिए होता है जो कंटिन्यूअस फंक्शन हो। जो फंक्शन जंप है, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वहां ये डिफाइंड नहीं होता है। फिर भी हम लिखते हैं, फिर भी हम चार्ज के केस में इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा मानना है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब शुरू में जब चार्ज बनना शुरू होता है तो वो क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। बट एक बार जब चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा बन जाएगा तो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में जब चार्ज को बढ़ाओगे, हम चार्ज को कंटिन्यूअस मानते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब क्या हुआ? लार्ज वैल्यू। अभी भी स्टेप साइज है, बट इतना छोटा स्टेप साइज है ना, जब तुम डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर देखोगे ना, डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर, वो डॉट से लिखा होता है। जैसे अगर ए लिखा है तो इस तरह लिखा होता है, ए। ये डॉट से बना होता है, बट हमें देख के क्या लगता है? कंप्लीट बना हुआ। क्यों लगता है? इतना कम गैप होता है कि लगभग ये क्या दिखता है? कंटिन्यूअस दिखता है। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, हम कहेंगे चार्ज इज एज्यूम टू बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ?
8 कूलम के ऊपर हम ये मान के चल रहे हैं, 8 कूलम के ऊपर कोई भी वैल्यू सोच लो, 8 कूलम वो तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो। जब तक यहां 10⁻19 कूलम है तुम कुछ चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। 8 इंटू 10⁻19 के बाद तुम 9 इंटू 10⁻19 कूलम नहीं क्रिएट कर सकते हो। 8 के बाद कौन सा होगा? 9.6 होगा। 9.6 के बाद क्या होगा? 11.2 होगा। लेकिन अगर यहां पे 10⁻19 नहीं है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये यहां 10⁻19 नहीं है, 10 यहां पर 8 कूलम है, तो तुम 8.1, 8.01, 8.001 कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? गेटिंग? तो हम चार्ज को जानते हैं क्वांटाइज है, लेकिन हम जब पोटेंशियल निकालेंगे या फील्ड निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे इंटीग्रेट? क्योंकि हमारा ये मानना है हम जिन चार्जेस से डील कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि समुद्र में एक बूंद गिराओगे ना तो उस बूंद को तुम कंटिन्यूअस ही मानोगे। लिखो इसको।